इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर 3 ग्रेविटेशन। तेरी ये जो ग्रेविटी मुझे खींचे तेरी ओर। इसी ग्रेविटेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है, ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोंसी या बायंट फोर्स। स्पेशली इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, वो भी कुछ सवालों के साथ। बचपन से हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, कोई भी चीज गिरने पर अर्थ की ओर आती है। सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं, चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इसका मतलब कोई ऐसी ताकत है जो इन सभी को खींचती है। यही है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तेरी ये जो ग्रेविटी मुझे खींचे तेरी ओर। जब न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे तब उनके सर पर एक सेब गिरा, तो उन्होंने सोचा इसी तरह चांद नीचे क्यों नहीं गिरती। उसके लिए हमें समझना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाते हैं, घूमने के दौरान उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन चेंज, तो फोर्स चेंज। यही रीजन है कि जब हम हाथ गोल गोल घुमाकर किसी को मारते हैं तो ज्यादा चोट लगती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसा डिफाइन करेंगे कि ये एक ऐसी फोर्स है जो यूनिवर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच होती है। अब न्यूटन ने इस पर एक लॉ दिया जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस लॉ से हमें दो इक्वेशंस मिले, दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें मिला फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे यहाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया, जिसे कैपिटल जी से सिंबलाइज करते हैं। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, F इज इक्वल टू जी इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन डी स्क्वायर, जिसमें कांस्टेंट g का वैल्यू 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। लेकिन इसके यूनिट का क्या? यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला में हम LHS में सिर्फ g को रखेंगे और RHS को देखकर यूनिट लिखेंगे, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। इस वैल्यू को कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट करके सेंसिटिव बैलेंस से निकाला था। तो चलो इसी फॉर्मूला पर एक सवाल करते हैं। आपको अर्थ और मून की मासेस गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है। आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है जो अर्थ मून पर लगा रहा है। सिंपली इस फॉर्मूले पर सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और आपको 2.02 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन का फोर्स मिलेगा, जो बहुत ज्यादा है। अब समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, यानी भगवान ने इसे क्यों ही बनाया। तो इसके कई काम हैं। हम पृथ्वी पर खड़े हैं, चांद पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है जिससे लहरें बनती है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है जिससे सीजन से चेंज होती है। ये सब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही पॉसिबल है। तो इसी से जुड़ा एक नया कॉन्सेप्ट फ्री फॉल आता है। फ्री फॉल करते होते समय हम मानते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। तो चलो देखते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो क्या होता है। गिरते समय उस पर अर्थ के द्वारा एक फोर्स लगेगी, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि फोर्स से तो एक्सेलरेशन भी होगी। तो हमें उसी एक्सेलरेशन का पता लगाना है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से आती है, तो हम इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, या फिर सिंपली ग्रेविटी, जिसे स्मॉल g से डिनोट करते हैं। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है, वही ग्रेविटी का स्पेशल केस ऑफ एक्सेलरेशन है। ग्रेविटी पता करने के लिए हम फ्री फॉल पर वापस जाएंगे। चलो हमने माना कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने गिराया, क्योंकि वो गिर रही है तो उस पर एक फोर्स लगी होगी जिसे हमने F कहा, और हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू मास इंटू A होता है। यहाँ एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी है, तो F इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगा। अब ये फोर्स अर्थ और ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी। इक्वेट करने के बाद g का वैल्यू g इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर आएगा। क्योंकि ये अर्थ के केस में है तो ये जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर लिखा जाएगा। अब सिंपली सारे वैल्यूज को पुट करेंगे
और हमें ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब किसी भी चीज को गिराने पर उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होगा और सभी सेम टाइम में ग्राउंड टच करेंगे, भले ही वह हल्के हो या भारी। अगर हम वैक्यूम में करें तो, क्योंकि यहाँ हमें एयर प्रेशर नहीं माननी है। अगर फ्री फॉल से सवाल आते हैं तो हम इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे जिनमें एक का मतलब ही ग्रेविटी होगा। तो चलो इस पर एक सवाल करते हैं। आपको बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से फेंका गया तो वो 10 मीटर ऊपर जाती है। आपको वेलोसिटी और टाइम टेकन बताना है। मोशन के थर्ड इक्वेशन से हम इनिशियल वेलोसिटी पता करेंगे जो 14 मीटर पर सेकंड होगा। याद रखने की बात यह है कि ग्रेविटी की वैल्यू निगेटिव लेनी है क्योंकि ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर टाइम टेकन फर्स्ट इक्वेशन से पता करेंगे जो 1.43 सेकंड्स होगा। चलो आओ अब मास और वेट के कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। मास का मतलब उसमें कितना कंटेंट है। लाइक अगर किसी का मास 60 kg है तो पूरे यूनिवर्स में सेम होगी, जबकि वेट वही फोर्स है जिससे अर्थ आपको खींच रही है। वेट चेंज हो जाएगा जैसे ही आप प्लेनेट चेंज करोगे, यहाँ तक कि अर्थ के पोल्स पर आपका वेट इक्वेटर से ज्यादा होगा क्योंकि पृथ्वी ऊपर से चपटी है। तो चलो वेट का फॉर्मूला पता करते हैं। क्योंकि ये फोर्स ही है इसीलिए F इज इक्वल टू मास इंटू ए, यहाँ पर ए ही जी है तो ये F इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगा और यहाँ से वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी हमें मिल जाएगा। यानी उस 60 kg व्यक्ति का वेट 600 न्यूटन होगा अर्थ पर, लेकिन उसका वेट मून पर कितना होगा और पता करते हैं। क्योंकि वेट ही ग्रेविटेशनल फोर्स है तो G इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेज अपॉन आर स्क्वायर से हमें वेट मिलेगा 2.431 इंटू 10⁻10 GM मून का और 1.474 इंटू 10⁻11 GM अर्थ का। हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मून पर अर्थ के मुकाबले 6 गुना कम ग्रेविटी है, जिसे वहाँ वेट भी 6 गुना कम हो जाएगी। यानी 60 kg व्यक्ति का वेट मून पर 100 न्यूटन होगा। तो चलो इस पर एक सवाल करते हैं। आपको एक ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर 10 न्यूटन दिया है, आपको बताना है कि मून पर इसका वेट क्या होगा। सिंपली 10 को 6 से डिवाइड करेंगे और इसका वेट 1.67 न्यूटन होगा। नेक्स्ट पार्ट बायोन्सी को कवर करने के लिए साइड में क्लिक करना।